हाय गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं 2022 से लेके 2012 तक के, जिसमें हमने और कर लिया है 22 से लेके हमने 15 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे 14 का। आइए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टार्ट करते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78, 98, 81, 121। तो इसका आंसर है आपका बी, 81 ईस्वी है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि जो है 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण कब हुआ था? राज्यारोहण तो 78 ईस्वी में हुआ था कि तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो बिना बेगार मतलब होता है मजदूरी दे के जिसने भी मतलब इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है, तो वह कौन है? तो वह आपका रुद्रदामन है। रुद्रदामन ने जो है मजदूरी देकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसका मतलब क्या है कि जो और भी शासक पहले इसका निर्माण करवा चुके हैं वो पैसे नहीं देते थे मजदूरों को, या उनकी मजदूरी नहीं देते थे। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध, कोंकण पर शासन किया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के आदेश पर बनवाई गई थी। तो सुदर्शन झील का कौन बनवाया था? तो ये आपका मौर्य वंश के शासकों ने बनाया था। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी? शायस्ता खां, जहां आरा, अमीन खान, रोशन आरा। तो इसका आंसर है आपका सी, जहां आरा को जो है साहिबात उज जमानी की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकार और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो ये आपका सिंधु सीमा थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी। सुल्तान जो है गयासुद्दीन तुगलक के समय सिर मुगल के नेतृत्व में जो है मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया था। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका आंसर है आपका डी, शेख निजामुद्दीन औलिया जो है महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध हैं। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। बाबा फरीद के शिष्य ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हैं। औलिया नामक एक स्वतंत्र संप्रदाय भी था, जिसका केंद्र बदायूं में था, और इनका जन्म भी बदायूं में ही हुआ था। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा था। प्रसिद्ध उक्ति हनोज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक के लिए इन्होंने कहा था। फरीद के शिष्य कौन है? औलिया है। औलिया के शिष्य कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य हैं? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, शाह वली उल्लाह, मीर दर्द, ख्वाजा उस्मान हरूनी। तो इसका आंसर है आपका डी, ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत साजिस्तान में हुआ था 1142 में। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासन प्रांत बस गए थे। निसापुर के हारोन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हुरूनी के शिष्य थे। चिश्तियों की सूफी संप्रदाय का नाम उनके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर पड़ा था, जिसका सर्वप्रथम केंद्र हांसी में स्थापित किया गया था। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया कितने वर्षों में? तो ये 7 वर्षों में पूरा किया गया था। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा 1590 से लेकर 1596 ईस्वी के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया है।
दस्तार बंदान कौन कहलाता है? सूफी संत मलिक उत खान और उलेमा। तो इसका आंसर है आपका डी, उलेमा जो है दस्तार बंदान कहलाते हैं। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों या उलेमा को क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से दस्तार ए बंदान कहा जाता था। इसका मतलब क्या होता था? पगड़ी पहनने वाले, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये था आपका सर एंड्रयूज फ्रेजर। ये आपका गवर्नर था बंगाल विभाजन के समय। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है 1905 के विभाजन में। और उस टाइम वायसराय या कौन था, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 1905 में वैसे कर्जन रहता है, तो कर्जन आपका जो रहता है वह भारत का गवर्नर जनरल रहता है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये जो जुड़े थे वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे नेविन्सन। ब्रिटिश पत्रकार W.H. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था इसे। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था जवाहरलाल नेहरू को, CR दास को, महात्मा गांधी को, फजलुल हक को। तो इसका आंसर है आपका बी, महात्मा गांधी को जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जांच करने के लिए एक प्रारूप लिखने के लिए कहा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर है 12। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली, मौलाना A.K. आज़ाद, मोहम्मद अली, M.A. अंसारी। तो इसका आंसर है आपका ए, शौकत अली ने उठाई थी बाल गंगाधर तिलक की अर्थी। बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। हजरत मोहानी ने उस समय जो है शोक गीत पढ़ा था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे आपका मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार का आरंभ किया। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इसका आंसर है आपका डी, उन्होंने 3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, न कि 4 बार। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1892 से लेकर 1895 तक ये उदारवादी दल के ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तार की शुरुआत 1851 में की थी। दादा भाई नौरोजी जो है 1886, 1893 और 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर है 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था कौन सा है? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919। तो ये है आपका आंसर डी। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया।
उन्होंने मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी आर दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज दी स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। तो इसका आंसर है आपका सी, हिंद स्वराज में जो है इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है बांझ और वेश्या कहा। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर है 17, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से कालानुक्रम में इसे व्यवस्थित करना है। तो बीजी तिलक का निधन कब हुआ? तो 1920 में हुआ था। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक पास होना 1919 में। जलियांवाला नर बाग जो था तो ये आपका हुआ था, ये भी 1919 में हुआ। 13 अप्रैल 1919 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, ये भी आपका 1919 में ही हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पे देख लेते हैं, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 में आया था। जलियांवाला बाग नरसंहार आपका 13 अप्रैल 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये दिसंबर 1919 में हुआ था। तिलक का निधन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? S.C. बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की थी। दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड की रचना की थी। फ्रैंक मोरिस की ये रचना नहीं है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो ये जो है आपकी पुस्तक किसने लिखी है? तो इन्होंने लिखी है, दुर्गा दास ने लिखा है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर किसने लिखा है? तो दुर्गा दास ने लिखा है। इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक लेखक कौन है? दुर्गा दास है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा? संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल, मैक्स मूलर, विलियम जोन्स। तो इसका आंसर है आपका बी, मैक्स मूलर ने कहा था। तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने 17 फरवरी 1898 को प्रीवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबाक को लिखे गए पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, बंगाल विभाजन के टाइम पे ही उसके बाद ही आपका स्वराज शब्द की मांग की गई थी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द बाल गंगाधर तिलक द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका सी, रफीक जकारिया जो हैं ये द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा? तो इसका आंसर है सी, राम प्रसाद बिस्मिल ने ऐसा कहा था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा।
बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था: मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो यह है आपका बी ऑप्शन, कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। गांधी इरविन समझौते को ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को जो है सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। क्वेश्चन नंबर है 24। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं कौन सही है। तो विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित है। बीजी तिलक आपके होम रूल से संबंधित है। अरुणा आसफ अली किससे संबंधित है? ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। सरोजिनी नायडू जो थी धरसना ऋण से संबंधित थी। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 25। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो ये आपका गोविंद वल्लभ पंत हैं। इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया। पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर शंकर नारायण राव के यह उल्लिखित हैं। इसका कोई मतलब नहीं। आइए यहाँ पे देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक को जो है स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी लंदन से। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा इसके अगले दिन ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा विधेयक को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वाधीनता दिवस वो पारित हो गया विधेयक। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो ये थे आपके एस.सी. बोस या सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था को महात्मा गांधी की लोकप्रियता का और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्र का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो यह है आपका डॉक्टर किचलू। सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया गया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ये जुड़ गए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सचिन सन्याल बंदी जीवन, लाला राम सरन दास आपका द ड्रीमलैंड, भगवती चरण बोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम। तो इस तरह से आपके आंसर जो है ए, भगत सिंह की ये पुस्तक नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। देखते हैं यहाँ पे। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक प्रकाशन किया था। तो ये हो गया आपका। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया? गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर है आपका डी, अबुल कलाम आज़ाद। 3 जून 1947 के विभाजन
योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसका समर्थन किया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। देखते हैं, जनजाति और क्षेत्र दिए हुए हैं। बिरहोर आपकी कहाँ पाई जाती है, तो ये झारखंड में पाई जाती है यह जनजाति। भूटिया आपकी जो है कहाँ पाई जाती है, तो ये सिक्किम में पाई जाती है। टोडा आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। सेंटलीज आपका अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजाति है। इस तरह से ऑप्शन अब ए सही है। क्वेश्चन नंबर है 32। भारत के पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो इसका आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन आपके सही हैं। प्रायद्वीप भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार है तो यहाँ चट्टानों पर ही होकर बहती हैं। छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं। ये नदियाँ इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच, भारत पाकिस्तान के, भारत एवं चीन के बीच। तो इसका आंसर है आपका सी। भारत और चीन के बीच जो है रेडक्लिफ लाइन है। भारत और चाइना के बीच जो है आपका मैकमोहन लाइन है। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच आपकी 38वीं समानांतर रेखा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच आपका 49वीं समानांतर रेखा है। ये सीमा निर्धारण करती है। इस पर भारत और चीन के बीच आपका मैकमोहन है। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम, ये 2013 की है। आप लोग लेटेस्ट तैयार कर लीजिएगा, अभी पढ़ने का इसका कोई मतलब नहीं है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं, तो ये आपका है सी। वृक्षनुमा जो है दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः के क्या बनाती हैं, तो वृक्षनुमा जो है अपवाह तंत्र बनाती हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, तो ये आपका दिल्ली है सबसे बड़ा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका दिल्ली दिया हुआ है, लेकिन इस टाइम का जो सबसे बड़ा यूटी है वो आपका लद्दाख है। तो इस तरह से आप अपडेट भी रहिएगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के जाइए और वहाँ पे आंसर गलत करके आइए। वायु दाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, शरद ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो इसका आंसर है आपका डी। ग्रीष्म ऋतु में जो होता है वायु दाब कम होता है। वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है, जिसे वायुदाब कहते हैं। धरातल पर वायुमंडलीय वायुदाब और तापमान के बीच परस्पर उल्टा संबंध होता है। गर्मियों में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायुदाब सबसे कम होता है, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट की तरह वायुदाब में भी गिरावट आती है। वायुदाब का वितरण तापीय कारक के अतिरिक्त गतिज कारकों से भी प्रभावित होता है। विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से आरोही क्रम में देखना है, तो इसको हम देखेंगे डिटेल के माध्यम से। ये हमारा रेलवे अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा 2012 के आंकड़े हैं। आप लोग 2022 के या 23 के जो भी लेटेस्ट हों उसके आंकड़े तैयार करिए। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, स्वेज, उत्तरी अटलांटिक। तो ये आपका आंसर है डी। उत्तरी अटलांटिक महासागर सामुद्रिक मार्ग का एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। क्वेश्चन नंबर है 40। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। देखते हैं, विली विली आपकी कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। हरिकेन जो है ये चक्रवात आपका कहाँ पाया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून आपका चीन में पाया जाता है। बागियो आपका फिलीपींस में। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर है 41। निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क के निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो इसका आंसर है आपका कनाडा। सर्वाधिक यूरेनियम अयस्क निक्षेप कहाँ है, तो कनाडा में है। ये भी आपका क्या कहते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रहा है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किसमें है, तो तांबा में है। जापान
संबंधी खनिज विवरणों में विकल्प दिए गए खनिजों में तांबा सबसे अधिक है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 43। निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? डाउन्स, स्टेपीज, वेल्ड, प्रेरीज। तो इसका आंसर है आपका सी। स्टेपीज जो है आपका कहाँ पाया जाता है? यूरोप में पाया जाता है। डाउन्स आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये आप वेल्स आपका अफ्रीका में, प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका में। हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी। विश्व बैंक द्वारा हरा सूचकांक जारी किया गया है। निवेशकों को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने वाली कंपनियों की कार्बन दक्षता, कार्बन इफिशियंसी का पता लगाने की सुविधा प्रदान करने हेतु विश्व बैंक ने हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स नामक पर्यावरण अनुकूल स्टॉक मार्केट इंडेक्स विकसित किया है। कौन सा एक सही है देखना है। तो बखीरा आपका सांडी जो है वन्यजीव अभ्यारण्य सही सुमेलित है। और को हम यहाँ से देखते हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में। बखीरा कहाँ है? तो संत कबीरनगर जिले में है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य आपका गौतम बुद्ध नगर में है। सांडी जो है आपका हरदोई में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका ललितपुर में पड़ता है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सुनहरे लंगूर आपका यहाँ से देखते हैं। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीनस्थ अभिकरण भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एनविस सेंटर ऑन फॉनल डाइवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची के अनुसार दिए गए जानवरों की स्थिति जो है, खतरे की स्थिति निम्नानुसार है। कैसे है देखते हैं। सुनहरे लंगूर आपके इंडेंजर्ड है। हुलाक गिबन आपके ये भी इंडेंजर्ड है। एशियाई जंगली कुत्ते इंडेंजर्ड। मरुस्थली बिल्ली ये लिस्ट कंसर्न है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच या कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच या कर्मता, अनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो ये है आपका आंसर ए। व्यापक नीच या व्यापक कर्मता वाला इसका जो है विलोपन का कोई कारण नहीं बनता है। व्यापक नीच या बोर्ड नीच किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो इसमें टोटल 4 हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी स्वेच्छा से लागू की जाने वाली कार्य योजना है। यह एक 300 पेज का दस्तावेज है जिसमें 40 अध्याय 4 वर्गों में से बांटा गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका विकल्प जो है बी माना है, परंतु बाद संशोधित आंसर कुई में उसने मूल्यांकन सी से बाहर कर दिया है यूपी ने। तो इस तरह से आप ये कौन से उसमें आई थी? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 दिया गया था। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन है? तो आपका पश्चिमी घाट है धनी स्थान। पूर्वी घाट नहीं है, तो रेगिस्तान नहीं, बंगाल की खाड़ी नहीं। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय भारत में मार सीमा, सुंडरलैंड को हॉट स्पॉट माना जाता है। टोटल भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। कितना होना चाहिए क्षेत्रफल? तो 33% होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 या 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक है। विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई होगी। ग्रीन मफलर संबंधित है, यह आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में अत्यधिक योगदान देते हैं। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है?
समुद्र, वन, घास के मैदान, पर्वत। तो ये है आपका समुद्र। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर यह विद्यमान जलमंडल का लगभग 97% भाग समुद्री जल होता है। यह पृथ्वी के लगभग 70% सतह के ऊपर विस्तृत है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र गेहूं का खेत, कपास का खेत, धान का खेत, मूंगफली। तो यह है आपका धान का खेत। धान के खेत, कोयले के खदान एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। नीरी स्थित है, यह आपका नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र, नागपुर। 1958 में केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के रूप में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर की स्थापना की गई थी। नागपुर में स्थापना इसकी की गई है नीरी की। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? ये 1986 को लागू हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और वन पर्यावरण कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1980 में लागू हुआ था। वन्य जीव 1972 में, वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इस अधिनियम को छाता विधान भी कहते हैं, क्योंकि इसके तहत बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, उसे हम छाता विधान या अम्ब्रेला कहते हैं। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा और गुई नदी। तो इसका आंसर है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जो भारत में निर्मित हुआ था। तो ये कब हुआ था? 1936 में। नामदफा आपका 1983 में, दुधवा आपका 1977 में, गुई नदी आपका 1976 में। ये आपका इम्पोर्टेंट है यूपी के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? PAN, जिसे हम क्या कहते हैं? पैरा ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा C। सल्फर डाइऑक्साइड आपका द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ये तीनों आपकी द्वितीयक प्रदूषक हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं वह प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वे द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं, जैसे ओजोन, पैराक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट आदि, जिसे हम PAN कहते हैं, पैन। ओजोन तथा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक हैं। सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जो है प्राथमिक प्रदूषक हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका हाथी से संबंधित है। पेरियार जो है आपका हंगुल से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका गलत है। पेरियार कहाँ है? तो ये केरल में है। मानस जो है राष्ट्रीय उद्यान आपके हाथी से संबंधित है। दुधवा आपका टाइगर से संबंधित है, तो इस तरह से B ऑप्शन आपका सही नहीं है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः संरक्षित पशु जो है बाघ एवं हाथी हैं। क्वेश्चन नंबर है 60। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है? किसका कारण हो सकता है? यकृत कैंसर का, मुखी कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, त्वचीय कैंसर का। तो इसका आंसर है आपका D, त्वचीय कैंसर का हो सकता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर DNA में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है इंफ्रारेड विकिरण से, अल्ट्रावायलेट, एक्स, गामा। तो ये हो जाएगा आपका अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाती है, जिसे हम पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह खतरनाक प्रदूषक के लिए काम करती है, जबकि यह ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। जब यह पृथ्वी के क्षोभ मंडल वाले उसमें एरिया में रहती है तो ये क्या करती है, मतलब मनुष्य को हानि पहुंचाती है। और जब ये समताप मंडल में होती है तो ये क्या करती है, ये सूर्य से जो बैगनी किरणें आती हैं, मतलब विकिरण आ रही है, उसको रोकती है। जैव विघटित प्रदूषक है पारा, प्लास्टिक, वाहित मल और एस्बेस्टस। ये है आपका B, वाहित मल। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानिरत
हानि रहित तत्वों में विभक्त कर दिए जाते हैं। जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैव विघटित प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं घरेलू अपशिष्ट, कचरा, मूत्र तथा मल, वाहित मल, ये सभी हैं। जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेश आगत पादप एवं जंतु। तो इस तरह से आपका आंसर है सी। निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु क्या कहलाते हैं? जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर है 64, देखते हैं। पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य है, राज्य दिए हुए देखते हैं। दाचीगम कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। कान्हा आपका एमपी में है। पेरियार आपका केरल में है। इस तरह से आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर है आपका 65। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी। तो व्यक्ति की ऊंचाई की अगर आधी है तो उसमें व्यक्ति का पूरा शरीर दिख जाता है किसी भी समतल दर्पण में। देखते हैं आगे। होमी भाभा पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी, लेजर भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका आंसर है आपका बी। नाभिकीय ऊर्जा में जो है होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ठोस, गैस, द्रव, निर्वात। तो ये निर्वात होगा। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में नहीं चलती हैं। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी के माध्यम की आवश्यकता होती है। ये निर्वात में अनुपस्थित रहती है, मतलब नहीं चल पाती हैं। एक कृत्रिम उपग्रह विद्युत का स्रोत क्या होगा? थर्मोपाइल, डायनेमो, सौर सेल, लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो इसका आंसर है आपका बी, सौर सेल होगा। सौर सेल पैनल में अनेक सौर सेल विशेष स्थिति में व्यवस्थित होते हैं जिसमें विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त परिमाण में विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अंतरिक्ष यान, कृत्रिम उपग्रह तथा उनके यंत्रों में विद्युत प्राप्ति हेतु सौर पैनल लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? नाइट्रोटाइलून, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्राइमीन और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो इसका आंसर है आपका डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में दिया जाता है, इसलिए ये विस्फोटक नहीं है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं? तो ये निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के श्वास बाधित होता रहता है इसमें। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। और ये किस तो ये जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी जिसे कहते हैं। स्लीप एपनिया एक निद्रा संबंधी विकार है जिसमें नींद में श्वसन प्रवाह बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाधित होता रहता है। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? पैथोलॉजी विभाग, शल्य चिकित्सा, कार्डियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन। तो ये आपका सी है। कार्डियोलॉजी के लिए जो होता है कैथ लैब होता है जो कैंसर के लिए होता है। अस्पताल के हृदय रोग विभाग में कैथ लैब होगा। कोरोनरी धमनी रोग की पहचान एवं उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए चिकित्सकीय इस लैब का प्रयोग करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में, छोटे बच्चों में, ड्रग नशेड़ियों में, केवल महिलाओं में। तो इसका आंसर है आपका सी, छोटे बच्चों में पाया जाता है सेरेब्रल पाल्सी। मस्तिष्क अंगघात या प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार जो है विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल सेंटर में हुई क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को होती है। कुछ समुद्री जीव जंतु अंधेरे में अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसका है आंसर बायोल्यूमिनेसी कहते हैं, लुमिनेसेंस। समुद्री प्रकृति में बहुत से जीव एवं कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राणियों द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की इस क्षमता को जीवदीप्ति
बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों एवं एक प्रकाशक उत्पादक तत्व के मध्य जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों द्वारा यह उत्पन्न प्रकाश उष्मा रहित होता है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो इसका हम डिटेल देखेंगे यहाँ पे। प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में संपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद हो जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क के ग्रंथि भी एंडोस्टेनेडियोन पुरुष हार्मोन का स्राव जारी रहता है, जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफ़ी कम होती है। इस तरह से लोक सेवा आयोग ने इसकी आंसर क्या माना? तो सी माना, और इसे बाद में मूल्यांकन से बाहर ही कर दिया है। तो ये आपका डिबेटेबल प्रश्न है, तो इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है, वह कौन है? तो इसका आंसर है आपका डी, इनमें से कोई नहीं है। पाँव से ली गई सिरा ये भी नहीं है, अग्रहस्त से ली गई धमनी ये भी नहीं, सीने या छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी ये भी नहीं है। देखते हैं कौन सी है। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस निकालकर उसे हृदय की धमनी में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्तपथ बाईपास बना देता है। इसी शल्यक्रिया तकनीक को बाईपास सर्जरी कहते हैं। प्रायः छाती के अंदर से मेमरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सिर्फ नस वेन निकालकर हृदय की धमनी जोड़ी जाती है। बायोलॉजिकल रिसर्फेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। किसका करते हैं? घुटने का, नितंब का, एड़ी का, कशेरुकी का। देखते हैं किसका करते हैं। हड्डियों के जोड़ में उनके सिरों पर चिकने एवं लचीले ऊतक की परत चढ़ी होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। यह दोनों हड्डियों के बीच एक गद्दी की तरह कार्य करता है जिस पर हड्डियां आसानी से घूमती हैं। आयु वृद्धि या चोट आदि के कारणों से कार्टिलेज घिसने लगता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न जो है रहने लगती है। इस रोग को संधिवात कहते हैं। गंभीर रोगियों में संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन इसका एकमात्र इलाज है। हालांकि आज संपूर्ण जोड़ प्रतिस्थापन के विकल्प के तौर पर केवल जोड़ों की गठिया वाली सतह को ही बदलने की सुविधा भी चिकित्सा में उपलब्ध है, जिसे हम जॉइंट रीसर्फेसिंग या बायोलॉजिकल रीसर्फेसिंग के नाम से जानते हैं। या घुटनों, कंधों, नितंबों, एड़ी, कशेरुकी प्राणियों के शरीर के जोड़ों का उपचार इस आधुनिक शल्य तकनीकी पर आधारित है। ये किया जा सकता है। देखते हैं यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। विटामिन B12 जो है आपका क्या पाया जाता है इसमें? तो कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। पीतल में जो है तांबा मिलता है। इस तरह से आपका आंसर हो गया ए जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 78। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह है आपका 1919 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। सॉरी 1919 नहीं है, 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1935 अधिनियम 1935 का था, लेकिन यह 1937 में बना था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम न्यायाधीश आपका मॉरिस ग्वेयर थे। आगे चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा
निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से है और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। परंतु किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को भारत को अपने पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर ही राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त को हटा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, तो यह है राष्ट्रपति को पद लिखकर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर है 81, राज्यसभा के विषय में कौन सा है जो सही है? देखते हैं। यह भंग नहीं की जा सकती, ये बात सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका सी, 1 और 3 ही सही हैं। देखते हैं यहाँ पे, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है। इसकी आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। भारत की संसद होती है किससे? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। यहाँ पे देखते हैं, कूट के माध्यम से चयन करना है, तो इसका आंसर है आपका ए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 के अनुसार भारतीय संसद में आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। किसमें की गई है आर्थिक संबंधों की? तो ये है आपका आर्टिकल 268 से लेकर 281 के अंतर्गत आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के आर्टिकल 268 से लेकर 281 के अंतर्गत की गई है। इसमें वित्तीय स्रोतों का विवरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन स्थायी न हो, निश्चित अंतरालों पर उसका पुनर्विलोकन हो और समयानुयोजन किया जा सके। संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये आपके BN राव थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आपके BN राव थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? N गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो इसका आंसर है आपका 1 और 3। 1 और 3 किस में है? तो देखते हैं, सही कूट का आंसर देना है हमें। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन आपका सही है। 1 और 3 सही है। यहाँ पे देख लेते हैं, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल के स्थान पे कौन? N माधव राव द्वारा पदस्थापित थे। DP खेतान के स्थान पे कौन थे? तो TT कृष्णमाचारी थे। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग। तो ये हो जाएगा आपका योजना आयोग। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। और योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया जो 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देने की आवश्यकता है? तो ये आपका 14 दिन पूर्व सूचना देने की आवश्यकता रहती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए, संविधान के अनुच्छेद 102 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं हो जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित न किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो ये आपका आर्टिकल 40 है जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें 15 आपके लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 118(4) के अनुसार जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के संदर्भ में 118(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं। और संयुक्त बैठक की प्रावधान किस में है? तो ये आर्टिकल 108 में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो ये आपका केशवानंद भारती वाद है जो 1973 में आया था। इसी में जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, इसलिए इसका आंसर सही नहीं है। केशवानंद भारती वाद 1973 में आया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त कर ले। वह राज्य में या तो लोकसभा में अथवा विधानसभा में 6% वोट प्राप्त करे। वह राज्य या तो लोकसभा या विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करे। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है कि वह राज्य में या लोकसभा अथवा विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करे तो उसे राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 93, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही क्रम का पहचान करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले आया। तो आंध्र प्रदेश का गठन आपका 1953 में हुआ था। हरियाणा का जो गठन हुआ था 1966 में। हिमाचल प्रदेश का 1971 में और सिक्किम का 1975 में। इस तरह से आपका ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका सही है, यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 94, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 लोगों का नियुक्त कर सकता है। लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो ये आपका है PN राव समिति जो है ये आपका पंचायती राज से संबंधित नहीं है और ये सभी आपके पंचायती राज से संबंधित हैं। बलवंत राय मेहता समिति आपका 1957, JVK राय 1985 और ML सिंघवी आपकी 1986, अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी। इतना याद रखना है आपको। विश्व विकास प्रतिवेदन 2010 की विषय वस्तु पूछ रहा है, तो ये आपको 2010 की नहीं याद करना है, 2022-23 की याद करना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित है, तो ये कितनी है? तो 4% है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वानिकी मत्स्य पालन की वृद्धि दर 4% अनुमानित की गई थी। देखते हैं कौन किससे संबंधित है। दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित? श्वेत क्रांति से। मत्स्य पालन आपका किससे संबंधित? तो नील क्रांति से। उर्वरक आपका भूरी क्रांति से। खाद्य उत्पादन में वृद्धि आपका हरित क्रांति से। ये सभी सम्मिलित हो गए हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, सुरक्षात्मक तैयारियों का। तो इसका आंसर है आपका ट्राइसेम आपका ग्रामीण विकास से संबंधित है। ट्राइसेम योजना जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समर्थन के रूप में 1979 में प्रारंभ की गई थी। सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार क्या था? तो ये था आपका 1000 बिलियन। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 2011-12 के आंकड़े हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है आपको। निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण या नोडल एजेंसी है?
तो ये आपका योजना आयोग है। अब योजना आयोग के स्थान पे कौन रहेगा? तो नीति आयोग रहेगा। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? तो ये आपका नाबार्ड के अधीन किया गया है। वित्तीय वर्ष 1995-96 के केंद्रीय बजट में राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों में चल रही मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं, मृदा संरक्षण, वाटरशेड प्रबंधन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के अन्य रूपों से संबंधित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए नाबार्ड के अधीन ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना की गई थी। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज है, किसका है? तो आर्थिक विकास से संबंधित है। विजन 2020 फॉर इंडिया भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज था, जो भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित था। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह नक्शे से संबंधित है, नक्शे। अर्थशास्त्री रैगनर नैक्से ने वर्ष 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का विवेचना करते हुए मत व्यक्त किया था कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 106, देखते हैं इसको। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001 में आया था। साक्षर भारत आपका 2009 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आपका 1987 में आया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में आया था। इस तरह से आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर है 107, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध है, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है आपका ABC सूचकांक। ये 2014-15 का बजट है, आपको देखना है 2022-23 का बजट। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? भारत, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। तो इसका आंसर है आपका डी, पाकिस्तान जो है सर्वाधिक नगरीकृत देश है, ये उस टाइम पे था। अब कौन है? अब आपको देखना पड़ेगा। वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर है आपका डी। उच्चतम लिंगानुपात कहाँ है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। कितना है? 996। आंध्र प्रदेश में 993, उड़ीसा में आपका 979 और कर्नाटक में 973। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो ये आपका है केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, अभ्रक, जिप्सम। तो ये है आपका अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अभ्रक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है और सभी खनिज जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलते हैं यूपी में। उत्तर प्रदेश 2011-12 के राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो ये आपका 24.5% था। ये 2011-12 के आंकड़े हैं, ये आपको नहीं पढ़ने चाहिए क्योंकि लेटेस्ट पढ़ेंगे तो आपको तैयार भी होगा। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है तो टोटल 9 है। 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटे गए हैं यूपी को। बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है लखनऊ, वाराणसी। आगरा और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है आपका ए, लखनऊ में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क जानकीपुरम लखनऊ में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है आपका सी, गाजियाबाद में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है? 3971। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो इलाहाबाद से लेके हल्दिया को जोड़ता है। इलाहाबाद आपका यूपी में है और हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है। समसामयिकी है, इसको आप देख लीजिए क्योंकि इसको पढ़ेंगे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको 2022-23 का तैयार करिए करंट अफेयर, जिससे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सके। अब देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर्स।
आइए विविध देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है तो हैदराबाद में। ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स आपका एक गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया तथा उप सहारा अफ्रीका के में विकास हेतु कृषि संबंधी अनुसंधान संचालित करता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूरे हो गए 2014 के पेपर। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।